इस लेक्चर में बात करते हैं ड्राइंग ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में। ये जो चैप्टर है हमारा, ये डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर बिल्डिंग ड्राइंग का चैप्टर है और ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और अपने ऊपर आने वाले लोड को इजीली और सेफली ग्राउंड के नीचे की सब सॉइल पर ट्रांसफ़र कर देता है। एक फाउंडेशन जो है बिल्डिंग का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, सेफ रखने के लिए फाउंडेशन का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। दो तरह की फाउंडेशन होती हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन क्या होगी? अगर हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राउंड लेवल से नीचे हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम फाउंडेशन कहेंगे। अब उस स्ट्रक्चर में हमारी विड्थ भी होगी, डेप्थ भी होगी, लेंथ भी होगी। तो यहाँ पे अगर विड्थ, किसी भी फाउंडेशन की विड्थ अगर हमारी डेप्थ के बराबर है या डेप्थ से ज़्यादा है तो वो फाउंडेशन हमारी शैलो फाउंडेशन कहलाएगी। नेक्स्ट डीप फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन की डेप्थ विड्थ से ज़्यादा है तो डीप फाउंडेशन कहलाएगी। अब बात करते हैं शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, इसमें कौन कौन सी फाउंडेशन हमारी इस्टेब्लिश होती हैं। शैलो फाउंडेशन में स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पहली है, गिलेज फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्क फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, स्टेप फाउंडेशन, कंटिन्यूस फाउंडेशन, कैंटिलीवर फाउंडेशन। सेकंड है हमारा डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एंड कैज़न फाउंडेशन। तो इस चैप्टर में हमें केवल ड्राइंग के बारे में स्टडी करना है और ड्राइंग के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमें केवल करना है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में। केवल हमें एक ही फाउंडेशन यहाँ पे स्टडी करनी है और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जो है हमारी शैलो फाउंडेशन के अंतर्गत आती है। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, इस फाउंडेशन को हम स्प्रेड फुटिंग क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव, यानी आप किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके उसको फैलाते जा रहे हैं, उसकी विड्थ चेंज करते जा रहे हैं या उसकी लेंथ चेंज करते जा रहे हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसका धीरे धीरे करके उसका जो भी एरिया है उसको आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड का मतलब है आपका फैलाव, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब है आवासीय भवनों के लिए जिसमें जनरली हम लोग रहते हैं, तो ऐसे भवनों के लिए हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन आप देख रहे होंगे इस फिगर में, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का एक चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे नीचे बेस जो होगा फाउंडेशन का, हम कोई भी अगर फाउंडेशन बनाएंगे तो उसकी बेस की स्टार्टिंग करेंगे कंक्रीट से। कंक्रीट क्यों हम यहाँ पे डालते हैं? ताकि हमें इसके ऊपर कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनानी है तो उस स्ट्रक्चर के लिए एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड हो जाए। तो यहाँ जो हमने कंक्रीट बनाई है इसको बोलते हैं हम पीसीसी, और यहाँ पर जो हमने इसमें रेशियो लिया है यहाँ पर जो हम रेशियो लेके चल रहे हैं वो है आपका 1:8। तो सबसे पहले इसमें जो वर्क किया जाता है, हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है जिसको हम एक्सकैवेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। तो जितनी विड्थ में आप कंक्रीट बिछाएंगे, कंक्रीट डालेंगे, उतनी ही विड्थ में आपको नींव की खुदाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको 90 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने यहाँ पे सारी वैल्यू अज्यूम कर ली हैं। तो यहाँ पे जो 90 दे रखा है ये आपकी है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये आपकी होगी विड्थ। अब ये आपका ग्राउंड लेवल दे रखा है, ये यहाँ पर जी दे रखा है, यहाँ एल दे रखा है, इसका मतलब है ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल से आप कितनी गहराई में ये स्ट्रक्चर का जो काम है आपका ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आप कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट करोगे ग्राउंड लेवल से कितनी नीचे करोगे,
तो ग्राउंड लेवल से आप स्ट्रक्चर को जितना नीचे बनाएंगे वह कहलाता है डेप्थ, डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये हो गया आपका ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन। अब यहाँ पे जो हमने कंक्रीट की थिकनेस ली है वो 30 सेंटीमीटर ले ली है। आगे मैं बताऊँगा इसको किस तरीके से हमें यहाँ पे इसकी थिकनेस को हमें कंसीडर करना है। इसमें जब भी हम कंक्रीट को बिछाएंगे तो कंक्रीट बिछाने के बाद में जब ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, ये आपका जो है ब्रिक वर्क दे रखा है, तो जब भी हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे तो ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले कंक्रीट के दोनों साइड से कुछ जगह हम छोड़ देते हैं, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड में ये जो आपको स्पेस छोड़ा गया है, इतना स्पेस छोड़ने के बाद में हमने ब्रिक वर्क को स्टार्ट किया है, तो ये स्पेस कहलाता है हमारा प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन या ऑफसेट। प्रोजेक्शन बोल लीजिए या ऑफसेट बोल लीजिए। तो इसमें जो पहला प्रोजेक्शन छोड़ते हैं हम वो 10 सेंटीमीटर का भी छोड़ सकते हैं, 15 सेंटीमीटर का भी छोड़ सकते हैं, 12.5 सेंटीमीटर का भी छोड़ सकते हैं और 17.5 सेंटीमीटर का भी छोड़ सकते हैं। हमें कौन सा प्रोजेक्शन छोड़ना है ये डिपेंड करता है हमारा वॉल के ऊपर। ये जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल है, हमारी मेन वॉल, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कितने सेंटीमीटर का छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो भी हमें थिकनेस दे रखी है वॉल की, इसको हम बोलते हैं मेन वॉल। ये होगी हमारी मेन वॉल, यानी जहाँ से हमें फ्लोर स्टार्ट करना है, जो हमारे रूम की दीवारें होंगी, ये दीवारें कहलाएंगी हमारी मेन वॉल। अब मेन वॉल और जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन छोड़ा है उसमें एक रिलेशन ये होता है कि हमें इतना प्रोजेक्शन छोड़ना है कि ये जो हमारी पहली फुटिंग की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो हमारी नीचे पहला कोर्स यानी पहला रद्दा, जो ईंट का पहला रद्दा हम बिछाएंगे, उसकी थिकनेस यानी उसकी बिर्थ जो हमारी मेन वॉल है उसका 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी उससे डबल होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर, मेन वॉल कितने की दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपकी जो नीचे पहले वाला रद्दा होगा ये आपका कितना होना चाहिए 2T, कितना होना चाहिए 2T, यानी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 90 सेंटीमीटर इसकी विड्थ आ गई जो आपने एज्यूम की है, और जो नीचे वाला जो आपका कोर्स है, जो नीचे वाला आपका रद्दा है, ये इसको आप कितना लोगे 60 सेंटीमीटर, टोटल है हमारा 90। तो 90 में से हमने क्या कर दिया 60 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा 30। ठीक है, अब इस 30 को क्या करना है, हमें दोनों साइड में देना है। तो 15 हमारा इधर आ गया और 15 सेंटीमीटर हमारा इधर आ गया। तो इस तरीके से हम ये ऑफसेट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, इसके बाद में अब आगे के इसके ऊपर जितने भी आपके ये बने हुए हैं ऑफसेट, एक ऑफसेट आपका ये रहा, एक ऑफसेट आपका ये रहा, एक ऑफसेट ये है, यानी पहले ऑफसेट के बाद आप जितने भी ऑफसेट देंगे, जितने भी प्रोजेक्शन देंगे, उन सभी प्रोजेक्शन की वैल्यू आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको सारे प्रोजेक्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसके बाद में जितने भी प्रोजेक्शन आएंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्शन हमारे 5-5 सेंटीमीटर के छोड़े जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे जब भी हम अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, तो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो हमारे घर के सामने से रोड जा रहा है या जो ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल का पानी या फ्यूचर में जो रोड का लेवल है वो ऊंचा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम रोड लेवल से या ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पर अपने घर को बनाते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर हम बनाएंगे उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। ये जो हमारा लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो ये है, और हमने क्या किया, अपने घर को यानी अपना घर का जो फर्श होगा, जो हमारा फिनिशिंग लेवल होगा, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसको सॉइल फिलिंग करके या अर्थ फिलिंग करके हमने इतनी ऊंचाई पे अपना फ्लोर लेवल बनाना स्टार्ट किया। तो जो लेवल आपने इसमें अर्थ फिलिंग की है या सॉइल फिलिंग की है, यानी मिट्टी भरी है आपने, तो ये लेवल कहलाएगा आपका प्लिंथ लेवल। ये लेवल कहलाएगा आपका प्लिंथ लेवल। इस प्लिंथ के ऊपर यहाँ पर ये दिखाई दे रखा है आप लोगों को, इस प्लिंथ के ऊपर यहाँ पर हम डीपीसी डाल देते हैं
और इसमें कुछ केमिकल में मिला देते हैं जिसको हम डैम्प प्रूफिंग कोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि जो सीलन आएगी हमारी नीचे से, यहाँ से जो भी सीलन आएगी हमारी, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाए, यहाँ से ऊपर वाली दीवार पे न जाने पाए। इसलिए हम यहाँ पे डैम्प प्रूफिंग कोर्स यानी डीपीसी का प्रयोग करते हैं। और डीपीसी का जो रेशियो रखा जाता है नॉर्मली कंक्रीट का, वो हमारा 1:3 का यानी M25 का रखा जाता है। इसके बाद में ये जो हमारा प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल के बाद में हम यहाँ पे अपनी फिनिशिंग, फ्लोर फिनिशिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे सॉइल फिलिंग होगी, उसके ऊपर हम जो है लाइम कंक्रीट की लेयर बिछाते हैं 7.5 सेंटीमीटर की, और उसके ऊपर जो हमारा डीपीसी पड़ा हुआ है, डीपीसी के लेवल में ही हम 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बिछा देते हैं, ताकि डीपीसी का और जो हमारा फर्श का, रूम का जो फर्श है आपका, दोनों का लेवल सेम रहे। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि हमारा फर्श का लेवल और डीपीसी का लेवल एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों में वेरिएशन हो जाता है, मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट का जो फ्लोर है उसका लेवल मान लीजिए नीचे रह जाता है या ऊपर रह जाता है, तो हमारी सीलन के मेन वॉल तक पहुंचने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन को कराते वक्त ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि डैम्प प्रूफिंग यानी डीपीसी का लेवल फ्लोर लेवल के बिल्कुल लेवल बराबर में ही होना चाहिए, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, इन वॉल को बनाने के लिए हमें लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल के बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। लोड बियरिंग वॉल क्या होती हैं और नॉन लोड बियरिंग वॉल क्या होती हैं। लोड बियरिंग वॉल वह वॉल कहलाती हैं जो अपने ऊपर आने वाले भार को सहन करें। अपने ऊपर आने वाला भार क्या, कौन कौन सा हो गया? अगर किसी भी वॉल के ऊपर हमारी स्लैब पड़ी हुई है यानी छत पड़ी हुई है और स्लैब के ऊपर भी कई फ्लोर बने हुए हैं, तो उन सभी फ्लोर का और स्लैब का बीम का जो लोड है दीवार पर आए, वॉल पर आए, तो ऐसी वॉल जो अपने ऊपर आने वाली स्लैब या अदर एलिमेंट का भार सहन करती हैं वो लोड बियरिंग वॉल कहलाती हैं। अब लोड बियरिंग वॉल के कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। लोड बियरिंग वॉल को हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो पूरे के पूरे बिल्डिंग लोड को सहन करती है। इसके ऊपर सेकंड है, इसके ऊपर आने वाले हाउस का जो पूरा का पूरा लोड है, चाहे वो रूफ का हो या अपर फ्लोर का हो, ये बियर करती है। इसके बाद में ये लोड बियरिंग वॉल अपने ऊपर आने वाले लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र कर देती है। मेन बात जो है लोड बियरिंग वॉल की वो ये है कि लोड बियरिंग वॉल इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग वॉल केवल अपना ही वजन सहन करती हैं। यह अपने ऊपर आने वाली स्लैब या इसके ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जितने भी फ्लोर हैं, उनका किसी का भी भार सहन नहीं करती। नॉन लोड बियरिंग वॉल केवल पार्टीशन के लिए या बाउंड्री वॉल के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। यह लोड को बियर करने में कोई सपोर्ट नहीं करती। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जितनी भी नॉन लोड बियरिंग वॉल हैं वो किसी भी तरीके के लोड को बियर करने के लिए सपोर्ट नहीं करती हैं। ये स्ट्रक्चरल फ्रेम सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाती। जो हमारी लोड बियरिंग वॉल थी किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा होती थी। यहाँ पर नॉन लोड बियरिंग वॉल किसी भी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का कोई भी अहम हिस्सा नहीं होती हैं। यानी ये किसी भी प्रकार का जब लोड सहन ही नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार के लोड को सहन करने में कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगी, तो इनका किसी भी स्ट्रक्चर में कोई अहम भूमिका नहीं होती है। मोस्ट ऑफ टाइम यानी अधिकतर समय जितनी भी हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल बनाई जाती हैं वो सभी इंटीरियर वॉल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यानी आपके पास में अगर एक बहुत बड़ा फ्लोर है और उस फ्लोर को आप कई रूम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप नॉन लोड बियरिंग वॉल का प्रयोग करोगे। नॉन लोड बियरिंग आपकी जो 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। नॉर्मली अगर हम किसी भी रूम को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली 10 सेंटीमीटर की वॉल ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका
विड्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। यहाँ पर हमें यह पता करना है कि अगर जो भी हम मेन वाल बना रहे हैं तो उस मेन वाल के रेस्पेक्ट में जो नीचे हम पीसीसी करेंगे या कंक्रीट बेस बनाएंगे जो इसके ऊपर आने वाले ब्रिक वर्क को एक प्लेन सरफेस प्रदान करेगा, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसकी थिकनेस भी क्या होनी चाहिए। तो विड्थ का फॉर्मूला है यहाँ पे 2t + 2j। टी यहाँ पे आपकी थिकनेस ऑफ वॉल, जे है प्रोजेक्शन ऑन कंक्रीट। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो आपकी टी है वो आपकी मेन वाल हो गई, यानी जो आपकी फर्श लेवल के ऊपर वाली जो दीवार है वो आपकी मेन वाल कहलाएगी, और जो आपने पहला प्रोजेक्शन छोड़ा है कंक्रीट पर वो यहाँ पर जे को डिनोट कर रहा है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे टी की वैल्यू हमने 30 सेंटीमीटर ले ली, हमें 30 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है मेन वॉल, और जो प्रोजेक्शन हमें छोड़ना है वो है हमारा 15 सेंटीमीटर का। तो ये सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी, तो टोटल जो हमारी विड्थ आ गई वो आ गई 90 सेंटीमीटर। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो केवल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हमारी एक सैलो फाउंडेशन होती है, और सैलो फाउंडेशन का मतलब होता है कि जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो या तो विड्थ के इक्वल होना चाहिए या विड्थ से कम होना चाहिए, यानी D इज लेस देन और इक्वल टू B। तो जो भी हमारी B निकल के आई है, B हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आई 90 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो लेके चलेंगे B को D के बराबर लेके चलेंगे, तो कहने का मतलब है डी भी हमारी कितनी होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने बी निकाल ली तो यहाँ पे आप डेप्थ भी निकाल लोगे कि डेप्थ हमारी कितनी होगी, यानी 90 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं थिकनेस ऑफ कंक्रीट की। जो आपकी कंक्रीट की थिकनेस है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी 5/6 × t। जो आपकी थिकनेस है, क्या थिकनेस कौन सी है आपकी मेन वॉल की जो थिकनेस है, ठीक है। तो जो आपने नीचे यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बनाया था इस तरीके से, इसकी जो हमारी थिकनेस रहेगी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए 5/6 × थिकनेस ऑफ मेन वॉल। जैसे यहाँ पे मेन वॉल की थिकनेस है हमारी कितनी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम कितना निकाल लेंगे 5/6 × टी की वैल्यू कितनी रख देंगे 30, तो 6 से ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो जो कंक्रीट की मोटाई रखेंगे आपने जो पीसीसी की है उसकी मोटाई कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा आप जो भी रखना चाहें अपने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग वॉल एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है, जिसमें आपको एक विड्थ दे रखी होगी और दे रखा होगा कि 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए एक लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल की फाउंडेशन की ड्राइंग बनाइए। अब यहाँ पे देखिए जो थिकनेस दे रखी है दोनों की सेम दे रखी है। पहली है हमारी लोड बियरिंग वॉल, इसकी भी थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और है हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल, इसकी भी थिकनेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में विशेष ध्यान क्या रखना है हमें, जो हमारी डेप्थ निकल के आएगी वो हमारी क्या होनी है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि लोड बियरिंग वॉल पूरी स्ट्रक्चर का लोड बियर करती है, यानी इसके ऊपर स्लैब आ रही है तो स्लैब का भी लोड इसको बियर करना है, इसके ऊपर और फ्लोर आ रहे हैं उसका भी लोड इसको बियर करना है। लेकिन नॉन लोड बियरिंग वॉल किसी भी लोड को सहन करने में कोई भी योगदान नहीं देती, किसी भी लोड को सहन करने में कोई सपोर्ट नहीं करती। इसलिए इसकी जो डेप्थ है वो हमारी कम रह सकती है,
इसकी चौड़ाई से कम रह सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो हमने अभी फार्मूला देखा, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको निकालेंगे तो 2t + 2j में अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोजेक्ट हमने 15 सेंटीमीटर का ले लिया, 2t 20 रख दिया, j में हमने 15 रख दिया, तो कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो हमारी लोड बेयरिंग वाल है, अभी तक जो हमने पढ़ा है d ≤ b, यानी जो उसकी चौड़ाई है और गहराई दोनों क्या है लगभग बराबर होनी चाहिए। तो d की वैल्यू जब हमारी यहाँ पे b की वैल्यू जब हमारी 70 आ रही है तो d की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 70। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी डेप्थ आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 70 सेंटीमीटर आनी चाहिए। लेकिन लोड बियरिंग बाल पूरी स्ट्रक्चर का लोड बियर करती है, इसलिए लोड बियरिंग बाल की कम से कम गहराई, कम से कम डेप्थ 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फॉर लोड बियरिंग वॉल डेप्थ शुड नॉट लेस देन 90 सेंटीमीटर। ये किसी भी हालत में 90 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगी। इससे जितना आप गहराई ज़्यादा रखेंगे उतना ही बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लोड बियरिंग वाल की जो डेप्थ है वो 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। लोड बियरिंग वाल की डेप्थ 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमारी विड्थ आई है 70 सेंटीमीटर आई है, लेकिन जो हमने डेप्थ ली है वो कितनी ली है 90 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये सभी को ध्यान रखना है। अगर लोड बियरिंग वाल में विड्थ चाहे हमारी कुछ भी आए, लोड बियरिंग वाल की विड्थ चाहे कुछ भी आए, लेकिन उसकी डेप्थ 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यही कंडीशन हम लेके चलते हैं नॉन लोड बियरिंग वाल की। यहाँ पर जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आई है 70 सेंटीमीटर निकल के आई है, ठीक। और यहाँ पर हमने डेप्थ भी कितनी ली है 70 सेंटीमीटर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने विड्थ और डेप्थ दोनों को बराबर ले लिया है। यहाँ पर डेप्थ है हमारी 70 सेंटीमीटर और यहाँ पे डेप्थ है हमारी 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 70 सेंटीमीटर डेप्थ क्यों ली है? क्योंकि नॉन लोड बियरिंग वाल किसी भी लोड को बियर नहीं करती हैं, इसलिए उनकी गहराई भी हम कम रख सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट सभी को ध्यान रखने हैं। इस चैप्टर में से इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर जो थिकनेस दे रखी होगी, जो आपको थिकनेस इसमें दे रखी होगी वो 20 सेंटीमीटर दे रखी होगी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे हमें डेप्थ क्या लेनी है और यहाँ पर हमें डेप्थ क्या लेनी है। तो ये कंसेप्ट सब लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इस पर जो क्वेश्चन आता है आपका मिनिमम 7.5 नंबर का, जो आपकी मार्किंग होती है इसमें, जो इस पर जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो मिनिमम कितने नंबर का आएगा 7.5 का, 7.5 मार्क्स का। अगर इस पर 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका हो गया 15 मार्क्स का। और आगे जब आपको बिल्डिंग प्लानिंग पढ़ाई जाएगी, आप किसी भी प्लॉट का एरिया आपको दे रखा होगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें कितने आपको रूम चाहिए, कितने आपको किचन चाहिए, कितने आपको बाथरूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जब आप उसका प्लान डिसाइड करोगे, प्लान उसको बनाओगे, तब आपको उसमें फाउंडेशन देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको उसमें फाउंडेशन की भी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो ड्राइंग जब बनाओगे फाउंडेशन की तो उसमें विड्थ और डेप्थ दोनों ही इसमें दिखानी पड़ेंगी, और वहाँ पे लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों वाल यूज़ की जाएंगी। जैसे आपके जितने भी बाथरूम बने होते हैं, जितनी भी आपकी किचन बनी होती हैं, तो उसमें सारी की सारी वॉल जो हैं या जितनी भी पार्टीशन वाल हैं, आपके पास में बहुत बड़ा हॉल है, उसको आप कई रूम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप नॉन लोड बियरिंग वाल का यूज़ करेंगे। तो हमारी कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों वाल को इस्तेमाल किया जाता है। तो उन दोनों वाल में हमें कितनी गहराई रखनी है, ये आपको इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए ये कंसेप्ट सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।